अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास किसी भी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन हैं, तो हम उनकी इंटरप्रिटेशंस किस तरह से कर सकते हैं और उसके बाद हम उससे उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। उसके साथ साथ जो है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी हमारी फर्दर वीडियोस हों वो उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। ओके, हमने बेसिकली आज डिस्कशन करनी है एक प्रॉब्लम पे, जो अभी तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जितने भी हम डिस्कशन कर चुके हुए हैं उससे रेलेवेंट के इसमें हमारा पर्पस क्या था, हमारे पास किस तरह का डेटा हो सकता है और उसमें किस तरह से जो है हम इस चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास जो रेशोज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ जो है, फाइनेंशियल हेल्थ, उसका स्टेटस क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है। तो इसमें हमारे पास ये इस तरह से जो है वो आपके पास इसका स्टेटस होगा, जिसमें आज देखें कि हमारे पास लाइक 3 डिफरेंट ईयर्स की रेशियोज गिवन है। आप सपोज इसको फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें 2010, 2011 एंड 2012 या 2000, 2000, 2001, 2002, इस तरह से कर लें इसको। ईयर 2000, 2001 एंड 2002, ये 3 कॉलम ये हमारे पास, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की रेशियोज जो है वो गिवन है। और उसके साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्री मीडियन जो है वो गिवन है 2002 का, कि इंडस्ट्री की रेशियो जो है वो क्या है। अब इसमें अगर हम जो है इनके वन बाय वन अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, तो अब देखिए हमारे पास करंट रेशियो है, एसेट टेस्ट रेशियो है, फिर लीवरेज की 2 रेशियोज हैं, फिर हमारे पास जो है वो कवरेज रेशियोज हैं, देन हमारे पास एक्टिविटी रेशियोज हैं, और फिर हमारे पास जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। तो हम इनको वन बाय वन उसी तरह से इसकी डिस्कशन करेंगे और एट द एंड हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो स्टेटस क्या है। तो अब आप इस तरह के न्यूमेरिकल को जो है वो अटेम्प्ट किस तरह से करेंगे। इसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप, अब हमारे पास जो फर्स्ट रेशियो है वो करंट रेशियो है, तो आप सबसे पहले करंट रेशियो की हेडिंग देंगे। करंट रेशियो, करंट रेशियो की हेडिंग देने के बाद आप उसमें सबसे पहले लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन में हमारे पास हमने जो इंटरप्रिटेशन करनी है वो हमने लास्ट ईयर में भी देखा कि वो हम जो करंट ईयर की रेशियो है, जो मोस्ट रिसेंट ईयर है, वो रिसेंट ईयर हमारे पास 2002 है, तो हम इसकी रेशियो को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। तो अब ये करंट रेशियो का आंसर है हमारे पास 2.72। हमारे पास करंट रेशियो का आंसर है 2.72। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि इस 2.72 का मतलब क्या है। अब आपने इंटरप्रिटेशन की हेडिंग दी, अब आप उसके अंदर लिखिएगा the organization has current assets of rupees 2.72 against rupees 1 current liability, against rupees 1 current liability। अब इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास रुपीज 1 करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट कितनी अमाउंट के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं, रुपीज 2.72। तो ये फर्स्ट, जिस तरह से हमने पहले भी इंटरप्रिटेशन की थी, एक्सप्लेनेशन की थी, तो आपने इस रेशो के लिए सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दी। करंट रेशो में पहली सब हेडिंग दी आपने इंटरप्रिटेशन की। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग आप देंगे करंट रेशो के अंदर ही सब हेडिंग देंगे सेकंड, वो आप देंगे ओवर टाइम एनालिसिस। ओवर टाइम एनालिसिस,
अब ओवर टाइम एनालिसिस में हम अगर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड देखें तो ओवर टाइम एनालिसिस में करंट रेशियो जो है वो वीक हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के या तो करंट एसेट्स कम हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन की करंट लायबिलिटीज जो है वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये दोनों में से कोई एक चांस है आपके पास, या तो ऑर्गेनाइजेशन के करंट एसेट्स कम हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन की करंट लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा हो रही हैं, और इन एनी केस ओवर टाइम एनालिसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो है वो वीक हो रही है। तो इसके लिए आप इंटरप्रिटेशन ओवर टाइम एनालिसिस में लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन is having weaker position, the organization is having weaker position as its ratio is decreasing, as its ratio is decreasing। तो इसमें सिंपली आपने ये बता दिया कि चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की करंट रेशो कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो पोजीशन वीक हो रही है। और वो वीक क्यों हो रही है कि या तो इसके करंट एसेट्स कम हो रहे हैं या इसकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो रही है। और अगर जो है वो हम इसको अब जो थर्ड सब हेडिंग देंगे आप, वो आप देंगे एक्सटर्नल एनालिसिस पे, एक्सटर्नल एनालिसिस। अब आप एक्सटर्नल एनालिसिस में देखिए, एक्सटर्नल एनालिसिस में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जो रेशियो है वो 2.72 है, जबकि इंडस्ट्री की जो एवरेज रेशियो है वो 2.10 है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी करंट रेशियो काफी बेहतर है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग स्ट्रॉन्गर पोजीशन एज कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्री एवरेज, एज कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्री एवरेज। तो अब अगर हम करंट रेशियो में एक्सटर्नल एनालिसिस पे जाएं तो एक्सटर्नल एनालिसिस में देखिए हमारे पास 2.72 इंडस्ट्री कंपनी की रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री की जो एवरेज रेशियो है वो 2.10 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की रेशियो जो है वो काफी बेहतर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द कंपनी हैज बेटर पोजीशन as its ratio is greater than industry average। तो इसके अंदर जो है वो आपने ये बता दिया कि चूंकि इस कंपनी की जो रेशियो है, करंट रेशियो, वो इंडस्ट्री के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, तो इस वजह से जो है ये इसकी पोजीशन जो है वो बेटर है। तो ये अब ये इस तरह से आप हर रेशियो के लिए थ्री सब हेडिंग्स जो है वो आप देते जाएंगे, तो ये इसके इंटरप्रिटेशन का तरीका होगा। अब आप सेकंड रेशियो पे आ जाइए, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, अब एसिड टेस्ट रेशियो में आप देखें हमारे पास ट्रेंड क्या है। अगेन सेम ट्रेंड है ओवर टाइम। सबसे पहले तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन दे दें। इंटरप्रिटेशन में हमारे पास 1.11 है, तो इसके लिए इंटरप्रिटेशन में आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज रुपीज 1.11 liquid assets against ₹1 current liabilities, तो इसमें हमने ये बता दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ₹1 करंट लाइबिलिटीज के अगेंस्ट ₹1.11 के जो है वो लिक्विड एसेट्स अवेलेबल है। जो हम पहले भी लिक्विड एसेट की बात कर चुके हैं कि लिक्विड एसेट का मतलब ये है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री।
करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब उसके बाद इसमें जो सेकंड सब हेडिंग आप देंगे वो ओवर टाइम एनालिसिस की देंगे। ओवर टाइम एनालिसिस में अब हम अगर देखें तो हमारे पास सेम ट्रेंड है कि करंट रेशो की तरह ये रेशो भी जो है वो वीक हो रही है। तो इसमें अब आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन as its ratio is decreasing, as its ratio is decreasing। तो इसमें हमने ये बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो वीकर है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रेशियो है वो कम हो रही है। ये आपने इंटरनल एनालिसिस में बता दिया। अब अगर उसके बाद हम इसके एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करें तो आप थर्ड सब हेडिंग देंगे एक्सटर्नल एनालिसिस। और एक्सटर्नल एनालिसिस में आप देखिए कि हमारे पास जो रेशियो है वो 1.11 है कंपनी के लिए, और जो इंडस्ट्री की एवरेज रेशियो है वो 1.10 है। तो ये ऑलमोस्ट ऑन एवरेज है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मींस जितनी जो है वो इंडस्ट्री में लिक्विड एसेट्स हैं उतनी अमाउंट के ही लिक्विड एसेट जो है वो तकरीबन कंपनी के पास है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में आप लिखेंगे द कंपनी हैज एवरेज पोजीशन, द कंपनी हैज एवरेज पोजीशन as compared to the industry ratio, as compared to the industry ratio। अब हमारे पास ये लिक्विडिटी रेशियोज थी, दोनों रेशियोज को हमने कैटेगराइज कर दिया। अब अगर हम लिक्विडिटी रेशियोज से कोई पॉइंट निकालना चाहें, हम इससे देखना चाहें कि इससे क्या हमारे पास सिस्टम बना है। अब देखें, अगर आपकी पोजीशन करंट रेशियो में भी स्ट्रांग है और एसेट टेस्ट रेशियो में भी स्ट्रांग है तो देन देयर इज नो इशू। अगर आपकी रेशियो करंट रेशियो भी वीक है और एसेट टेस्ट रेशियो भी वीक है देन भी इसका मतलब है कि सेम ट्रेंड है आपका। लेकिन अब अगेन यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास लास्ट टाइम भी जो हमने एग्जांपल्स ली थी उसमें भी हमने ये देखा था, यहाँ पे भी सेम ट्रेंड है कि एक्सटर्नल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो करंट रेशियो में ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है, उसकी करंट रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत बेहतर है। जबकि अगर हम एसेट टेस्ट रेशियो की बात करें तो एसेट टेस्ट रेशियो में वो ऑन एवरेज है। इसका मतलब यह है कि एसेट टेस्ट रेशियो में कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। करंट रेशियो में कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम बात करें एसेट टेस्ट रेशियो में तो वहां पे कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। तो लिक्विडिटी रेशियो से हम अगेन इस चीज को हम इन्फर कर सकते हैं, इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टिल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने पास इन्वेंट्री का हायर लेवल जो है वो होल्ड कर रही है। तो स्टिल हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे निकल रहा है। तो चूंकि ये पॉइंट क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसकी करंट रेशियो स्ट्रांग है इंडस्ट्री में, जबकि इसकी जो है एसेट टेस्ट रेशियो जो है वो वीक है। तो अगर इसकी करंट रेशियो स्ट्रांग थी तो इसकी जो है वो एसेट टेस्ट रेशियो भी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर रही है तो इसका इस वजह से इसकी जो एसेट टेस्ट रेशियो है वो ऑन एवरेज आ रही है। वो बुरी नहीं है कंपनी के मुकाबले में, इंडस्ट्री के मुकाबले में, लेकिन अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो इसकी करंट रेशियो बहुत बेहतर है लेकिन इसकी एसेट टेस्ट रेशियो वीक है। इसका मतलब है कि इस द कंपनी इज होल्डिंग हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, द कंपनी इज होल्डिंग हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो से हमने इन्फर किया है। अब उसके बाद अगर हम सेकंड कैटेगरी रेशियोज पे आ जाए तो हमारे पास लीवरेज रेशियोज हैं। अब लीवरेज रेशियोज में आप देखें हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब इसमें भी आप डेट टू इक्विटी रेशियो में सबसे पहली जो आप हेडिंग देंगे वो आप उसी तरह से इंटरप्रिटेशन की देंगे, इंटरप्रिटेशन। और हमारे पास जो इसका लेवल है वो 0.80 है, 0.80। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? द ऑर्गेनाइजेशन हैज debt of rupees 0.80, debt of rupees 0.80 against
₹1 इक्विटी अगेंस्ट ₹1 इक्विटी। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ₹1 इक्विटी है तो उसके अगेंस्ट उसका डेट कितना है 0.81। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी इक्विटी होती है उसका 81% वो उसने डेट लिया हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन के पास जितनी इक्विटी है उसका 81% उसने फाइनेंसिंग डेट की फॉर्म में ली होती है। अब उसके बाद हम इसके ओवर टाइम एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो अब अगर हम ओवर टाइम एनालिसिस में देखें तो लास्ट ईयर में भी 0.81 है और अभी भी 0.81 है। द कंपनी हैज एवरेज पोजीशन, द कंपनी हैज एन एवरेज पोजीशन, क्योंकि इसमें कोई जैसे इतना खास डिफरेंस नहीं आया लास्ट ईयर के मुकाबले में। जो थर्ड सब हेडिंग देंगे आप वो एक्सटर्नल एनालिसिस की देंगे, और एक्सटर्नल एनालिसिस में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज पोजीशन है कि इंडस्ट्री की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.80 है। मींस इंडस्ट्री 80% डेट लेती है अगेंस्ट इक्विटी और हमने जो है वो 81% लिया हुआ है, तो ये बड़ा माइनर सा जो है वो गैप है। तो इसको भी आप एवरेज पोजीशन ही कंसीडर करेंगे। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में भी आप लिखेंगे द कंपनी हैज एवरेज पोजीशन एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री रेशियो, द कंपनी हैज एवरेज पोजीशन एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री रेशियो। उसके बाद अगर हम जो है नेक्स्ट लीवरेज रेशियो की बात करें, जो हमारी फोर्थ रेशियो है, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। अब इसके अंदर जो है वो अगर हम सबसे पहले आप सब हेडिंग देंगे इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास 0.45 है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज ₹0.45 डेट, ₹0.45 debt against ₹1 total assets, against ₹1 total assets, और 45% 45% of total debt against total assets, 45% of total debt against total assets। तो हमारे पास अभी आपने इंटरप्रिटेशन लिखी है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर ₹1 के टोटल एसेट्स हैं तो ये उसके अगेंस्ट डेट कितना लेती है, ये 0.45 का डेट लेती है, ₹0.45। या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जितनी अमाउंट के टोटल एसेट्स होते हैं इसके पास जो डेट है उन टोटल एसेट्स का 45% है। टोटल एसेट्स का 45% जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास डेट होता है। तो ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन हो गई इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें जो आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो आप इसमें इंटरनल एनालिसिस की देंगे, ओवर टाइम एनालिसिस। अब ओवर टाइम एनालिसिस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड है, हमारे पास इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमारे पास ये है कि हमारी ऑलमोस्ट रेशो ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट ईयर में भी 0.81 है और अभी भी जो है वो 0.81 है। सॉरी, हम टोटल डेट टोटल एसेट की बात करें तो 0.45 अभी है करंट ईयर में और लास्ट ईयर में भी 0.45 है। तो ओवर टाइम एनालिसिस में आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एवरेज पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एवरेज पोजीशन। और एक्सटर्नल एनालिसिस में जब आप जाएंगे तो वहां पे भी सेम ट्रेंड है, आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एवरेज पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एवरेज पोजीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो फिफ्थ रेशियो की आप बात करेंगे, जो कवरेज कैटेगरी है हमारे पास। तो अब लीवरेज रेशियो को अब अगर हम इसको समराइज करें लीवरेज रेशियोज दोनों को, तो इसमें एज एच ऐसा कोई ट्रेंड हमारे पास नहीं आया कि ऑर्गेनाइजेशन का डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो वो ओवर टाइम एनालिसिस पे भी उतना ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं हो रहा और ना ही वो इंडस्ट्री के मुकाबले में उसमें कोई एज एच ऐसा कोई इशू है। तो अब हम कवरेज रेशियोज पे आते हैं। थर्ड कैटेगरी इसमें एक ही रेशियो होती है हमारे पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज को अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड है वो 5.95 है।
5.43 है और अब जो है वो हमारे पास 4.71 है। तो अब अगर आप इंटरेस्ट कवरेज के फार्मूला को याद करने की रिकॉल करने की कोशिश करें तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अब ओवर टाइम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ओवर टाइम एनालिसिस में हमारे पास जो ट्रेंड है वो ये है कि ये रेशो जो है वो डिक्रीज हो रही है। हमारे पास 2000 में 5.95 की EBIT थी अगेंस्ट $1। इसके इसके पहले आप इंटरप्रिटेशन लिख लें। इंटरप्रिटेशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज EBIT ऑफ the organization has EBIT of rupees 4.71. The organization has EBIT of rupees 4.71 against rupees 1 interest expense. Against rupees 1 interest expense. तो इसमें हमने ये बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर ₹1 उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है तो उसके पास कितनी अमाउंट की जो है वो EBIT अवेलेबल है। उसके पास ₹4.71 की EBIT अवेलेबल है। अब अगर हम इसके सेकंड आप सब हेडिंग देंगे ओवर टाइम एनालिसिस। ओवर टाइम एनालिसिस, ओवर टाइम एनालिसिस में देखें तो हमारे पास ईयर 2000 में 5.95 थी EBIT, फिर ये 5.43 हो गई कम होकर और अब ये 4.71 हो गई। तो ओवर टाइम एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो है वो वीक हो रही है। ओवर टाइम एनालिसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो है वो वीक हो रही है। तो इसके लिए आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज वीकर पोजीशन as its ratio is decreasing, as its ratio is decreasing। तो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो है वो वीक हो रही है। और हमने क्यों कहा कि इसकी जो पोजीशन है वो वीक हो रही है, क्योंकि इसकी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ओवर टाइम एनालिसिस की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन की या तो EBIT का लेवल कम हो रहा है या उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। या तो EBIT कम हो रही है या इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। और हमने ये देखा कि डेट लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कोई इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि शायद EBIT में प्रॉब्लम हो सकता है। बहरहाल हम इस रेशो को अगली रेशोज में जाकर चेक करेंगे इसमें मेजर इशू क्या था। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं ईदर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, ईदर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग और इट्स EBIT इज डिक्रीजिंग, इट्स EBIT इज डिक्रीजिंग। तो दोनों में से कोई एक चीज है, या तो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है या इसकी EBIT का लेवल कम हो रहा है। और अगर हम इसके एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करें जो थर्ड सब हेडिंग आप देंगे उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो ये इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्री में ₹1 इंटरेस्ट एक्सपेंस के अगेंस्ट जो है ₹4 की EBIT अवेलेबल है। इंडस्ट्री के पास ऑन एवरेज ₹1 इंटरेस्ट एक्सपेंस के अगेंस्ट ₹4 की EBIT जो है वो अवेलेबल है। जबकि अगर जो है वो हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास 2002 में ₹1 इंटरेस्ट एक्सपेंस के अगेंस्ट ₹4.71 की EBIT जो है वो अवेलेबल है। तो इसके लिए जो आप ओवर एक्सटर्नल एनालिसिस लिखेंगे द पोजीशन द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन, द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन as its ratio is higher, as its ratio is higher against the industry ratio, against the industry ratio। तो हमने ये बता दिया है कि इस कंपनी की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है एक्सटर्नल एनालिसिस में। और वो स्ट्रॉन्ग क्यों है पोजीशन, क्योंकि इसकी जो रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो हायर है
एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज रेशो। तो ये आपके पास थर्ड कैटेगरी हो गई कवरेज रेशोज की। और इसमें हमने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि या तो ऑर्गेनाइजेशन का EBIT का लेवल कम हो रहा है या इसके इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, और ये हमने जो है वो अपने जो फर्दर हमारे पास रेशोज आएंगी नेक्स्ट कैटेगरीज में, उसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो रियल सिनेरियो क्या है हमारे